नमस्कार, आपके कार्यक्रम सीधा संवाद में आपका स्वागत है। और इस सप्ताह हमारे मेहमान हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव अमरजीत सिन्हा। तो आपका स्वागत है अमरजीत जी इस कार्यक्रम में। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है, इसके बारे में जब इतिहास इसका पढ़ रहा था कि 1952 से लेकर, तो इतनी बार कभी विभाग, कभी मंत्रालय, कभी ये नाम, कभी वो नाम। मतलब 1952 से मैंने देखा कि पहले कम्युनिटी प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फिर जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में, और फिर एक मंत्रालय के अंदर विभाग बनाए, कृषि और खाद्य मंत्रालय के अंदर विभाग बना 74 में। फिर 79 में देखते हैं कि मंत्रालय बना, तो वो भी रूरल रिकंस्ट्रक्शन। फिर 1982 में ग्रामीण विकास, फिर उसको मिला दिया गया। तो मैं देखता हूँ कि इसको लेके क्या कहा जाए, एक संशय की स्थिति रही है सर, मतलब नीति के स्तर पे ग्रामीण विकास को लेकर के कि ग्रामीण विकास की क्या भूमिका है। देखिए, एक स्तर पर अगर आप देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी अगर विकास का कार्य है तो विभाग और मंत्रालय का दायरा एक प्रकार से सभी गतिविधियों को एक साथ समेट लेता है। जहाँ तक नाम परिवर्तन का प्रश्न है, उसके पीछे इतिहास ये है कि समय समय पर सरकारों की मान्यताएं और उनकी प्राथमिकताएं बदलती रहीं, लेकिन लगभग आज के दिन ये तय है कि अगर हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो ग्रामीण विकास को एक वृहत पैमाने पर और एक व्यापक पैमाने पर, जिस पैमाने में अगर ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना है तो उस गरीबी को दूर करने के पीछे महिलाओं को संगठित कर स्वयं सहायता समूह बनाने से लेकर के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिन की मजदूरी सुनिश्चित करके, या फिर कौशल विकास दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत कौशल विकास करके, या फिर सड़कों के निर्माण से गाँवों को जोड़ करके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं को, तो एक व्यापकता उसकी जो थी कि गरीबी के सभी पैमानों पर एक साथ काम हो सके। तो यह कोशिश है इस मंत्रालय की, और वर्तमान जो स्वरूप इसका है कि ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी, ग्रामीण क्षेत्र में जो वंचित परिवार हैं उन तक अच्छे सुरक्षित आवास उनकी कैसे तैयार हो सके, पर्यावरण की दृष्टिकोण से, हर तरह से। जैसे सामाजिक सुरक्षा का अगर मुद्दा है तो वृद्धावस्था का पेंशन, या विधवाओं के लिए पेंशन, या निःशक्त व्यक्तियों के लिए पेंशन, तो एक प्रकार से इस व्यापकता को समाये हुए है यह मंत्रालय। ये बात तो सही है कि अब जो पुरानी बात है, कहावत है कि भारत की आत्मा गाँव में है, तो ग्रामीण विकास के बिना तो देश का विकास संभव है ही नहीं। मैंने जो नामकरण वाली बात मैंने कही, ये जो एक संशय ये था कि कभी विभाग रहा, फिर मंत्रालय हुआ, फिर से विभाग बना दिया। इसलिए मैंने कहा कि कहीं ना कहीं कुछ नीतिगत स्तर पे सरकार को दुविधा थी, या सोच बदलती रही समय समय पर सरकार की, शायद ये कारण रहा हो। एक तो मेरे ख्याल से जो व्यापकता की चर्चा हमने की, तो व्यापकता का एक पैमाना तो होता है कि कोई भी सरकार इस क्षेत्र पर अपने योजना मद से कितना व्यय करती है। अगर आप उसको अगर आप बहुत बड़ा उसके आधार पर देखें तो आज के दिन, अब जैसे अगर मैं 16-17 की ही बात करूं, 86,000 करोड़ का बजट केवल इस विभाग का ग्रामीण विकास का, और प्रथम अनुपूरक में 5,000 करोड़ अतिरिक्त राशि भी। तो अगर हम मिला लें, और इसके अलावा जब राज्यों के जो राज्यांश आते हैं उनको भी अगर जोड़ लें, या महिला स्वयं सहायता समूह हैं उनके माध्यम से, जो बैंकों के माध्यम से करीब 30-32 हज़ार करोड़ साल का जो ऋण स्वयं सहायता समूहों को मिलता है, उसी प्रकार से अगर जो पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को 14 वित्त आयोग की ओर से 488 रुपये प्रति कैपिटा जो ग्रांट मिलता है, एक अनुदान, अगर सबको हम जोड़ लें तो मिला जुला के 2 से सवा 2 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष सभी कार्यक्रमों को मिला करके राज्यांश और 14 फाइनेंस कमीशन और मंत्रालय का जो 93,000 करोड़ का करीब बजट है, मिलाकर के लगभग खर्च होता है। लेकिन इसके बावजूद एक आरोप ये लगाया जाता है, आपने भी चर्चा की, कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कहते हैं कि रोजगार जो है वो, उसकी संख्या बढ़ नहीं रही है, बल्कि कमी है। देखिए, रोजगार के संबंध में, और खास करके महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम के संबंध में 3 या 4 बहुत ही महत्वपूर्ण इसके पक्ष हैं। एक तो आधार यह हो सकता है कि कुल व्यय कार्यक्रम पे कितना हुआ। अगर हम व्यय के पैमाने से देखते हैं तो वर्ष 15-16 में करीब 43,000 करोड़ व्यय किया गया था,
जो कि अगर हम पिछले 5 वर्षों में देखें तो 5 वर्षों क्या, जब से कार्यक्रम शुरू हुआ था 43,000 करोड़ का कुल व्यय एक वर्ष में कभी नहीं हुआ था। दूसरा पैमाना है इसको देखने का कि आखिर कितने मानव दिवस सृजित हुए। पर वर्ष 15-16 में चूंकि सुखाड़ की स्थिति थी, काम की मांग बहुत ज़्यादा थी, विशेषकर उन राज्यों में जहाँ सुखाड़ था, 235 करोड़ मानव दिवस का सृजन गत 5 वर्षों में यह सर्वाधिक था। उसी प्रकार से अगर हम इस आधार पर देखें कि प्रति परिवार कितना काम उपलब्ध हो सका, पिछले वर्ष हम लोगों ने लगभग करीब 49 दिन का काम एक परिवार को उपलब्ध हम करा पाए थे। तो निश्चित रूप से इन पैमानों पर हम देखते हैं तो काम की मांग थी, काम की मांग, लेकिन इसका एक और पक्ष जो है, खर्च भी ज़्यादा हुआ, मानव दिवस का सृजन भी ज़्यादा हुआ। लेकिन दो बहुत महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट्स हैं, जहाँ तक महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम का प्रश्न है, एक जैसा आप भी अवगत हैं, प्रारंभ से ही इस कार्यक्रम के निष्पक्षता, इस कार्यक्रम की पारदर्शिता को लेके समय समय पर लोग प्रश्न उठाते थे हर एक राज्य में कि आखिर किस तरह से कार्यक्रम संचालित हो रहा है। तो आज एक बड़ी सुखद अनुभूति है कि आज इसकी पारदर्शिता को लेकर के जब हम 95% मजदूरी का भुगतान मजदूरों के उनके अकाउंट में करते हैं, और आज के दिन हमारे 77% से ज़्यादा मजदूर, 8 करोड़ 44 लाख मजदूर, उनके आधार को उनकी अनुमति से सीडेड है हमारे नरेगा सॉफ्ट में। आज के दिन 3 करोड़ 57 लाख मजदूर आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट है उनके। हमारी कोशिश है कि इस वित्तीय वर्ष में उनकी अनुमति से यथासंभव जितने भी हैं, हम एक तो भुगतान चाहे वो मजदूरी का हो, 95% मजदूरी अकाउंट में भुगतान होता है। इससे ये बात सही है कि इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी, लेकिन एक बहुत बड़ा आरोप था भ्रष्टाचार का इस पर। और एक दूसरा पक्ष इसमें ये भी था कि आखिर जो हम एसेट बनाते हैं वो कितना उपयोग, क्या वो आजीविका वर्धक है, क्या वो लाइवलीहुड सिक्योरिटी की तरफ हमें ले जाता है। का तो एक बहुत बड़ा काम वही है कि आप जीविका सुनिश्चित करें ग्रामीण क्षेत्रों में, खास करके जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या, कोई इस मंत्रालय या उस मंत्रालय की बात नहीं है, तो एक इतना व्यापक है, उस पर नियंत्रण तो बहुत दुष्कर है। लेकिन मैंने देखा है गांव में जब लोगों से बात होती है, यहाँ तक कि आपको इंदिरा गांधी आवास योजना में भी कई लोगों ने शिकायत की कि चेक तो देते हैं लेकिन इतना पैसा वो ले लेते हैं। तो इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आपने अकाउंट में तो डाल दिया लेकिन वहाँ के जो अधिकारी हैं या देने वाले हैं कुछ पैसे ले लेते हों। मैं तो आपको ही बताना चाहता हूँ, आज के दिन जो प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी शुभारंभ करेंगे 20 तारीख को, 2 दिन बाद अभी, अब हम जितने पिछले साल से ही हमने अपने जिस प्रकार से नरेगा में हम मजदूरों के अकाउंट में भुगतान करते हैं, आवास कार्यक्रम में 100% भुगतान जो लाभान्वित हैं उनके बैंक अकाउंट में, आधार लिंक्ड अकाउंट में उनकी अनुमति से, ताकि किसी भी तरह से कंसेंट लेकर के उनके ही अकाउंट के माध्यम से। तो निश्चित रूप से ये जो बड़ी शिकायत रही थी कार्यक्रमों की, खाली आईटी और डीबीटी का उपयोग नहीं, मैं ये बताना चाह रहा था कि महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम में जब एसेट की बात आई, मुझे खुशी है बताते हुए कि 30 नवंबर से देश का कोई भी नागरिक अगर देखना चाहे कि पिछले 2 वर्षों में कौन से एसेट बने हैं महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत, यह पब्लिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। हमने जियो टैग किया है अपने एक वर्ग को, ताकि एक सार्थकता लोगों को उसकी समझ में आए, वो देख पाएं, हम भी यह अनुश्रवण कर सकें। टेक्नोलॉजी का फायदा है। और उसी प्रकार से आवास के कार्यक्रम में भी, आवास सॉफ्ट में आप अगर जाएंगे, आवास सॉफ्ट MIS में जहाँ भी घर बन रहा है, हर एक लाभान्वित का अपने घर के सामने, अगर नींव के स्तर पे हो, लिंटल के स्तर पे हो, छत ढलाई के स्तर पे हो, एक आवास ऐप के माध्यम से हम उसकी फोटोग्राफ भी साथ में अपलोड करते हैं। तो हम निरंतर प्रगति को भी देख सकते हैं, और उसके बैंक अकाउंट के माध्यम से ही, डीबीटी के माध्यम से, चेक का तो हम प्रयोग करते ही नहीं हैं, पैसा सीधा उसके अकाउंट में जाता है। हाँ नहीं, आप तो जब से ये आपने कहा कि उसको सीधे खाते से जोड़ दिया गया, और वो भी अगर आधार की
मतलब का नंबर जोड़ देते हैं, तब तो उसमें गड़बड़ी की गुंजाइश कम रह जाती है। नहीं, जो संस्कृति है भ्रष्टाचार की, उसमें इतना हो तो तभी हम ट्रांसफ़र भी करेंगे, नहीं तो तुम्हारे अकाउंट में जाएगा। इस तरह से परेशान तो किया ही जाता है। से मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले 1.5-2 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष बल रही है कि पारदर्शिता बने, IT DBT का उपयोग हो और स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो। मुझे खुशी है बताते हुए कि जिस प्रकार से महात्मा गांधी नरेगा के सभी एसेट्स का जियो टैगिंग, आवास कार्यक्रम में सभी आवासों का जियो टैगिंग, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, डेट, टाइम स्टैंपिंग के साथ, सड़कों का भी, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हम सड़क बनाते हैं, उन सड़कों का भी अभी 10 जिलों में किया हम लोगों ने, कि स्पेस टेक्नोलॉजी के उपयोग से यह देखने का कि जो सड़कें बनी है, मैपिंग उसकी वास्तविकता लंबाई कितनी है इत्यादि। और तो इसी प्रकार से अब जैसे सड़क में भी आपने देखा होगा, मेरी सड़क ऐप हमारा एक है, उसको भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउन कर सकते हैं। आप कहीं गांव में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कहीं लगे कि सड़क खराब है, आप तुरंत उस डाउनलोड करके उस ऐप से फ़ोटो अगर अपलोड करते हैं, हमारा दायित्व बनता है कि राज्यों के RRDA जो स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी है, 60 दिनों के अंदर हमें उसमें रेक्टिफिकेशन कैरी आउट करना है। तो कहीं ना कहीं ये जो सिटीज़न एंगेजमेंट है, इसको बढ़ा करके ही हम अपने कार्यक्रमों की सार्थकता को बढ़ा सकते हैं, भ्रष्टाचार पे काबू पा सकते हैं। और जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम जब तक एसेट्स लाइवलीहुड सिक्योरिटी के लिए अगर नहीं करेंगे, जैसे महात्मा गांधी नरेगा में भी हम लोगों का पूरा बल अब जल संरक्षण पर है। इस साल जब सुखाड़ पिछले साल पड़ा, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें हुई और जल संरक्षण पर विशेष वो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि वैसी भूमि जिसकी उत्पादकता या तो समाप्त हो गई या कम हो गई है, उसकी उत्पादकता को बहाल करना। इस पर हम बात करेंगे मर्जीत जी, एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद और भी जो कार्यक्रम है मंत्रालय के इस बारे में, जैसे जीविका की बात हुई या सड़कों के बारे में जो आपने कहा, उस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा, जो भी कर जी जान से कर, खुशियों की होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। रोशनी का सिर्फ एक ही नाम, सूर्य LED, खर्चा कम, चले ज्यादा, घर घर रोशनी का वादा। सूर्य। नहीं यार, अब ये रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। तू पागल हो गई है क्या? सीनियर से पंगा लेगी तो तेरा और बुरा हाल करेंगे। नो यार, हेल्पलाइन नंबर है, आई एम श्योर दे विल हेल्प। हेल्पलाइन नंबर से कभी किसी को हेल्प नहीं मिलती। एटलीस्ट वी शुड ट्राई। आपकी थोड़ी सी हिम्मत और एक कंप्लेन की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यूज हेल्पलाइन, इट हेल्प्स। I really like cars. So just 2 weeks into the job, they gave me a company car. A big company car. It's got 14 wheels and quite the ground clearance. It can go pretty much anywhere. But it's not the easiest thing to park. The acceleration is decent. The handling is shaky. The engine noise is deafening. AC? Well, you can't have everything. But you know what? I love the gun. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. बचपन से ही मुझे पता था आई वॉज अ बॉर्न लीडर, और इस बात का एहसास दिलाया मेरी पहली जॉब ने। वो सब सिखाया जो कोई और नौकरी नहीं सिखा सकती। मैन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, सब कुछ। पहले ही दिन से मैं टीम को लीड कर रहा था।
और जितने साल मैंने बिताए उससे कई ज्यादा एक्सपीरियंस मिला मुझे। और सबसे अच्छी बात, माई फर्स्ट जॉब मेड माई सेकंड करियर पॉसिबल। हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव अमरजीत सिन्हा के साथ। अमरजीत जी, आपने जो कहा कि वो सहभागिता वाली बात, वो तो एक तरह का कहा जाए उद्देश्य ही है मंत्रालय के कि गांव के विकास में उनके लोगों को जोड़ना, वो स्वैच्छिक संगठन के माध्यम से हो या और माध्यम से हो, क्योंकि अगर विकास करना है तो जन भागीदारी होनी ही चाहिए। सड़क की भी आपने बात की, लेकिन सड़क का जो है 12वीं योजना तक था कि उसको पूरा कर देना था, लेकिन वो हो नहीं पाया। अगर आप देखें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो बहुत ही व्यापक योजना है और जिस कार्यक्रम के अंतर्गत आज करीब 4,80,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़क बन चुका है पिछले 15 वर्षों में, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो लक्ष्य रखा गया था कि हम सभी जो भी हमारे जो एलिजिबल हैबिटेशंस हैं, बसावट जो हैं, जो पात्रता रखते हैं 500 आबादी के या 250 आबादी के, उनको हम पक्की सड़क से जोड़ें। आज की स्थिति यह है कि लगभग 67% बसावटों को हम लोग सफल हो पाए हैं अब तक जोड़ने में, और इसी कारण से यह निर्णय हुआ कि नहीं, हम 2019 तक निश्चित रूप से सभी पात्र बसावटों को जोड़ें। जैसा कि आप अवगत हैं, कार्यक्रम 2000 से संचालित हो रहा है और काफ़ी गति के साथ संचालित चलता रहा। 2011 से 2014 के बीच में कुछ साधन की कमी और कुछ अन्य कारणों से प्रतिदिन सड़कों के निर्माण की गति थोड़ी धीमी पड़ गई थी। करीब 73.5 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से हम सड़क बनाते थे। 14 से 16 के अवधि में इसको बढ़ा करके करीब 100 किलोमीटर तक हम लोग ला पाए, और मुझे खुशी है बताते हुए कि इस वर्ष हम लोग लगभग 133 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से सड़क बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और काफ़ी हद तक जो 6 माह में जो सड़क बने हैं अभी, हमें 48,812 किलोमीटर इस साल बनाना है और 15,000 बसावटों को जोड़ना है। हमें उसमें सफलता मिलेगी क्योंकि 6 महीने में 50% से ज़्यादा लक्ष्य हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। और निश्चित रूप से अगर हमें 2019 मार्च तक सभी बसावटों को अगर हमें जोड़ना है जो पात्रता प्राप्त हैं, हमें 17, 18 और 18-19 में इस गति को बढ़ा करके 150-160 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से पथ निर्माण की आवश्यकता होगी। साधन का अभाव नहीं है, चूँकि हमें 19,000 करोड़ केंद्रीय बजट से मिलता है और राज्यांश भी करीब 8,000 करोड़, 27,000 करोड़ प्रति वर्ष। 3 वर्ष में लगभग 81,000 करोड़ राशि उपलब्ध है सभी पात्र बसावटों को जोड़ने के लिए। और हम लोगों का ये प्रयास है। 9 राज्य हैं जहां लक्ष्य ज़्यादा हैं। राज्य पे स्तर पे जाकर मुख्य सचिवों के स्तर पे, हर स्तर पर उन 9 राज्यों में और गति लाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। ये जो कहा सड़क एक पक्ष है, उसमें कहा जाता है कि 5 चीज़ें हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, अपने सड़क की बात की, मतलब अगर बेहतर जीवन स्तर वहाँ होना है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। APJ अब्दुल कलाम साहब ने जो पूरा की बात की थी, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, वो भी जो है इस मंत्रालय का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो एक तो सड़क है, बाकी क्षेत्रों में क्या क्या आप विकास कर पाए हैं जिससे जो कहा जाए कि शहरी जो फ़ायदे हैं वो गांव में भी पहुंच जाएं? देखिए, एक तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है, दीनदयाल अंत्योदय आजीविका कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आज करीब 3 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ी हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जुड़ने के कारण उन्हें आज बैंक के माध्यम से ऋण भी उपलब्ध हो जाता है और लगभग 3 करोड़ महिलाओं के बीच वर्ष 15-16 में हम 30,000 करोड़ ऋण उनके लिए उपलब्ध करा पाए थे। तो यह सोच है विभाग का कि अगर हम महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाते हैं, यदि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कौशल विकास का अवसर मिले, यदि उनको अपनी आजीविकाओं का विस्तार और विकास करने का अवसर मिले,
चाहे वो डेयरी के माध्यम से, पोल्ट्री के माध्यम से, बेहतर खेती के माध्यम से, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से, कौशल विकास से, प्लेसमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से। तो एक तो बहुत बड़ी कोशिश मंत्रालय की इस दिशा में है कि हम आजीविका से जुड़ी सभी महिलाओं को, उन्हें उनके आजीविका में विस्तार और विकास दोनों हम करा सकें। डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट में भी। जो आपने शहरी क्षेत्र की सुविधा की बात कही, मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले इसी फरवरी माह में कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, रर्बन मिशन के अंतर्गत 300 ऐसे क्लस्टर हैं ग्रामीण क्षेत्र के, जहां यह देखा गया कि आबादी की वृद्धि बहुत तेज है, जहां यह पाया गया कि नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी है, जहां यह देखा गया कि ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है। इन 300 क्लस्टर्स की पहचान में प्रथम चरण में हम लोगों ने 100 क्लस्टर्स लिए हैं। इन 100 क्लस्टर्स में उन्हें अधिसूचित करके, ताकि एक नियमित तरीके से उस क्षेत्र का विकास हो, और इन क्षेत्रों में एक इंटीग्रेटेड क्लस्टर एक्शन प्लान बना करके, ताकि चाहे वो सड़क की सुविधा हो, चाहे वो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की सुविधा हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हो, चाहे वो खुले स्पेसेस की बात हो, चाहे वो स्वच्छता से जुड़ी हुई बात हो, कौशल विकास का हो, यह सुविधाएं, बिजली का हो, ऊर्जा, सभी चीज़ ऐसी व्यवस्था हो कि इन क्लस्टर्स में शहर नुमा सुविधा उपलब्ध हो सके, ताकि वहाँ के आर्थिक विकास में जो ग्रोथ पॉइंट्स हैं, कई ग्रामीण क्षेत्र में जैसे उदाहरण स्वरूप जो हम लोगों ने देखा, उसमें तो अलग अलग चीज़ें निकली। कुछ पर्यटन के स्थल निकले जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, उनमें भी ग्रोथ की बहुत संभावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपको मिला है सर? जी, उसी प्रकार से कई जगहों पे देखा हम लोगों ने, जैसे बिहार के गया जिले में, गया के पास में मानपुर जगह है। अब मानपुर में जैसे वो एक एजुकेशनल हब के रूप में विकसित हुआ है। कुछ लड़के IIT में आए, उसके देखा देखी बाकी लोग भी एक एजुकेशनल हब के तौर पे डेवलप हुआ। उसी प्रकार कई और जगह हैं आदिवासी क्षेत्र में, जहाँ कई प्रकार की बात है। आप जो कह रहे हैं कि सुविधाएं पहुंच रही हैं, विकास हो रहा है, ये बात सही है, लेकिन गांव की जो अर्थव्यवस्था अभी भी मुख्य रूप से कृषि और भूमि आधारित है। और जो पहले मैंने कहा कि उत्पादकता की समस्या है, लेकिन उसमें दूसरा उसका पक्ष है कि भूमि सुधार। गांव में अधिकतर तनाव जो भूमि को लेकर, लेकिन भूमि सुधार के मामले में वैसे मुख्य रूप से तो राज्य सरकारों को करना है। बिहार में आप खुद रहे, मैं भी बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट आई, वैसे ही पड़ी हुई है, बंद है अलमारी में वो। तो भूमि सुधार के क्षेत्र में मंत्रालय क्या काम कर रहा है? दरअसल यह विषय दूसरे विभाग का है, इस मंत्रालय के अंतर्गत तो ज़रूर है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज का, इसलिए वो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज ही। ये लैंड भी, भूमि भी इस मंत्रालय का एक बहुत बड़ा जो है, उसकी विभाग DOLR का अलग है, तो इसलिए उस पर DOLR के सचिव महोदय बता पाएंगे। लेकिन जो स्थिति बन रही है कुल मिलाकर, जैसा हमने बताया कि जैसा आप भी अवगत हैं, सामाजिक आर्थिक जनगणना के जो आंकड़े आए, उसका प्रयोग करते हुए, जैसे चाहे वो आवास की योजना हो या अन्य योजना हो, आप अगर महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम देख लें, सामाजिक आर्थिक जनगणना में जो भूमिहीन परिवार हैं, ग्रामीण क्षेत्र में करीब 5 करोड़ 37 लाख परिवार थे जो दैनिक मजदूरी करके भूमिहीन है, अपना निर्वाह करते हैं। हम अगर महात्मा गांधी नरेगा देखें तो लगभग 5 करोड़ परिवार हैं जो कुदाल चला करके या शरीर से मेहनत करके, फिजिकल लेबर करके, अनस्किल्ड लेबर करके मजदूरी करते हैं। हमारी कोशिश ये है कि ऐसे परिवारों की संख्या बेहतर कौशल विकास से कम हो। महात्मा गांधी नरेगा जैसे कार्यक्रम में अगर और ज़्यादा सेमी स्किल्ड लोग हों, क्योंकि एक विकसित राष्ट्र की पहचान वहाँ पे अकुशल मजदूरी पर आश्रित परिवारों की संख्या में कमी आनी चाहिए। इसीलिए पिछले साल हम लोगों ने प्रारंभ किया लाइफ प्रोजेक्ट, लाइवलीहुड इन फुल एम्प्लॉयमेंट। महात्मा गांधी नरेगा में जो मजदूर 100 दिन काम करते हैं, उनसे हम लोगों ने पूछा कि आप कौन सा कौशल विकास करना चाहेंगे, क्या आपको प्लेसमेंट बेस्ड वेज एम्प्लॉयमेंट चाहिए या स्वनियोजन चाहिए, और उनके लिए उस प्रशिक्षण की व्यवस्था हम लोगों ने की है। मुझे खुशी है बताते हुए कि काफ़ी अभिरुचि है मजदूरों की कौशल विकास की। 2 और कार्यक्रम जो बहुत महत्वपूर्ण है,
हमारे जो प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम हम प्रारंभ कर रहे हैं, इसके अंतर्गत 45 दिनों का एक रूरल मेसन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, राजमिस्त्री का प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑन साइट, जिसमें राजमिस्त्री के साथ साथ थोड़ी कारपेंट्री और थोड़ी प्लम्बिंग भी सिखाई जाती है और उनको नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल और उसके माध्यम से सर्टिफिकेशन भी है। हमारी कोशिश ये है कि हम 2019 तक करीब 5 लाख रूरल मेसन्स को प्रशिक्षित करें। उसी तरह से एक बेयरफुट टेक्नीशियन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है इस साल, करीब 3000, जिसमें हम प्रशिक्षित कर रहे हैं मजदूर जो पढ़े लिखे थे। वैसे तो एक पुरानी योजना फिर ट्राइसेम थी, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो भी एक था। लेकिन अब ये जो कौशल विकास वाली बात, प्रधानमंत्री का मैं पहला भाषण जो पहली बार संसद में आया था मुझे याद है, तो उन्होंने एक दादा धर्माधिकारी का उदाहरण भी दिया था कि कोई पहुंचा उनके पास, मुझे नौकरी दिला दीजिए। उन्होंने कहा कि तुम क्या कर सकते हो, तो मैं ग्रेजुएट हूँ। तुम क्या कर क्या सकते हो, बार बार कहता था मैं ग्रेजुएट हूँ। तो वही उनका जोर था कि कौशल विकास ना हो और सिर्फ डिग्री मिल जाए तो उससे कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। तो कोशिश हम लोगों की यही है कि जैसे अगर हम जैसा बताया हमने कि 5 करोड़ परिवार, लेकिन अब जैसे करीब 4 करोड़ 10 लाख 4 करोड़ 15 लाख परिवार अभी अकुशल मजदूरी के लिए आते हैं। अगर हमारी कोशिश और सफलता हमें मिले अगर आजीविका के विस्तार में, पोल्ट्री के माध्यम से, बकरी पालन के माध्यम से, डेयरी के माध्यम से, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से, प्लेसमेंट बेस्ड वेज एम्प्लॉयमेंट से, तो निश्चित रूप से अनस्किल्ड की रूरल मेसन के प्रोग्राम से, तो हम लोगों की कोशिश यही है कि 2019 तक जो हमें साधन मिलता है साल में, जैसा हमने बताया लगभग करीब 90,000 95,000 करोड़ का, अगर इसका पूरा सार्थक उपयोग हम करते हैं तो हम लोगों का अपना ये असेसमेंट है कि जैसे 1 करोड़ घर हम बना लेंगे 2019 तक, सड़क हम अपनी जितनी जो पात्र बसावट बचे हैं उनका हम कर लेंगे, मार्ग काफी हद तक बन जाएंगे। इसी तरह से हम लोगों ने अपना असेसमेंट किया कि हम लगभग 1 करोड़ परिवार तक 2019 तक पहुंच सकते हैं। चूंकि समाप्त हो रहा है तो अमरजीत जी ये उम्मीद करें कि गांव से जो पलायन शहरों की ओर हो रहा है वो कम हो जाएगा इतनी सुविधाओं के बाद और इतने रोजगार और जो कौशल विकास उसके बाद, तो पलायन पर तो असर पड़ना चाहिए। देखिए 2 चीज़ है, पलायन अगर कुशल मजदूर का हो तब उसकी स्थिति दूसरी होती है, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है जो विकसित राष्ट्र हैं उसमें शहरीकरण का प्रतिशत बढ़ता है, वो हमारे देश में भी स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन अगर वो शहरीकरण सेमी स्किल्ड और स्किल्ड के माध्यम से हो, एक होता है पलायन जो कि चूंकि और कोई विकल्प नहीं है इसलिए पलायन, स्ट्रेस, और दूसरा जो है कि जिसमें कि आपके पास ये, जैसे मैंने रूरल मेसन प्रशिक्षण का उदाहरण दिया, आज भी दिल्ली में या किसी भी शहर में, बड़े शहर में जो बड़े बड़े इमारत बनते हैं, बनाने वाले तो वही छतरपुर के, वही बुंदेलखंड के, वही कई गरीब क्षेत्र के होते हैं जो पलायन करके आते हैं काम करने के लिए। आज वो अकुशल मजदूर के रूप में आ रहे हैं। अगर वो कुशल मजदूर हों, स्किल्ड हों, सेमी स्किल्ड हों, तो स्वाभाविक है कि उनका मजदूरी दर भी बढ़ेगा और कई प्रकार से जो आधारभूत में आवश्यकताएं हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक प्रशिक्षित व्यक्ति भी मिलेगा। तो हमारा ये मानना है कि आखिरकार अगर कृषि का उत्पाद जो है, अगर सकल उत्पाद जीडीपी का वो 16% है और अगर हम कृषि में 47% मजदूर लगे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उत्पादकता बढ़ाना होगा और कृषि से हटकर ग्रामीण क्षेत्र में विकास की एक स्वाभाविक प्रक्रिया की कृषि उत्पाद जो है वो जीडीपी में कम होता चला जाता है उसकी भूमिका, तो उसके लिए उत्पादकता बढ़ाना और साथ साथ गैर कृषि कार्य या आजीविकाओं का विस्तार, खास करके जैसा हमने एनिमल हस्बेंडिंग की बात कही, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है डबलिंग फार्मर्स इनकम, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी इस पर हम लोगों ने गंभीरता से पूरा अध्ययन किया है। अब समय समाप्त हो रहा है इसलिए अब माफी चाहेंगे, लेकिन ये उम्मीद करें कि जो गांव के विकास की बात कर रहे हैं और जैसा आपने कहा कि अगर इस राशि का समुचित उपयोग होता है तो एक तस्वीर जो है 2-3 वर्षों में काफ़ी बदल जानी चाहिए। निश्चित रूप से जब 1 करोड़ आवास और सड़क और साथ साथ में आजीविका की व्यवस्था होती है तो फर्क तो पड़ेगा जरूर। इसी उम्मीद के साथ हम चर्चा समाप्त करेंगे। अमरजीत जी बहुत धन्यवाद। तो यह था अमरजीत सिन्हा और यही उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में स्थिति बेहतर होगी। अगर इतनी राशि उपयोग में आती है तो निश्चित रूप से गाँव की तस्वीर बदल जाएगी, ऐसी हमारी उम्मीद और ऐसी अपेक्षा है।